हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एसन लर्निंग कॉर्नर यूट्यूब चैनल्स। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम सीटेड सीडीपी पेडोलॉजी के 15 क्वेश्चंस की सीरीज को हम डिस्कस करेंगे। जितने भी इसमें क्वेश्चंस लिए गए हैं सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य क्या है? बच्चों ने उत्तर को सही तरीके से याद नहीं किया, या बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी, या व्यवस्था फेल हुई है, या बच्चा पढ़ाई के योग्य नहीं है। तो क्या होगा हमारा आंसर? क्या होगा हमारा? व्यवस्था फेल हुई है। क्यों होगा? क्योंकि यदि छात्र किसी भी प्रकार से मानसिक रोग से पीड़ित नहीं है तो सामान्य छात्र यदि परीक्षा में फेल हो जाता है तो इसका तात्पर्य है कि शिक्षण व्यवस्था ही फेल हुई है। नेक्स्ट देखते हैं हम। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। क्या हो सकता है? कि बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, या रटने को प्रोत्साहित करके, अग्र शिक्षण की तकनीकी अपनाकर, या परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर। क्या होगा आंसर हमारा? बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। ठीक है। पेडोलॉजी हमारा ये ऐसा स्टूडेंट होता है जिसको हमको समझना होता है, ये नहीं होता कि हमें रटना हो। पेडोलॉजी अगर आप समझ लिए तो आप सारे क्वेश्चन सही कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम। बीजों का अंकुरण संकल्पन के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है। क्या है देखते हैं। विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना, या सैंपल पर चित्र बनाना और वर्णन करना, या बीज के वृद्धि के चित्र दिखाना, या विस्तृत व्याख्या करना। क्या होगा आंसर हमारा? विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज को बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना। क्यों? क्योंकि किसी भी कार्य को यदि प्रयोगात्मक रूप से छात्रों को करवा कर उसका अध्ययन कराया जाएगा तो सबसे प्रभावशाली होगा। और छात्रों द्वारा पौधे के बीज का बोना, उनके अंकुरण का चरणों का अवलोकन कराना सबसे प्रभावशाली पद्धति होगी। नेक्स्ट देखते हैं। समावेशी शिक्षा क्या है? कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है, या दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रिया को बढ़ावा देती है, या तथ्यों को शिक्षा से संबंधित है, या हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है। तो क्या होगा? कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। समावेशी शिक्षा जो होती है, शिक्षा का समावेशी शिक्षा यह बताता है कि विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक समान छात्र और एक दिव्यांग छात्र को समान शिक्षा प्राप्ति की अवसर मिलने चाहिए। जिसमें कि क्या होता है, इसमें एक समान छात्र एक दिव्यांग छात्र के साथ विद्यालय में अधिकतर समय बिताता है। और पहले समावेशी शिक्षक की परिकल्पना सिर्फ विशेष छात्रों के लिए की गई थी, लेकिन अब आधुनिक काल में क्या है कि हर शिक्षक को इस सिद्धांत को विस्तृत दृष्टिकोण में अपनी कक्षा में व्यवहार में लाना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। किस प्रकार के प्रश्नों को वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को श्रेणी में रखा जाता है? लघु उत्तरात्मक या मुक्त उत्तर वाला प्रश्न, सत्य असत्य, या निबंधात्मक प्रश्न। क्या आंसर होगा हमारा? सत्य और असत्य। प्रश्नों के बारे में केवल एक लाइन लिखकर यह पूछा जाना कि वाक्य सत्य है या असत्य है, इस प्रकार के प्रश्नों को वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रेणी में रखा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित अनुदेश, या परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल, या बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं, या समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। तो क्या होगा आंसर हमारा? समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। क्यों होगा? क्योंकि प्रगतिशील शिक्षा से तात्पर्य होता है कि विषय वस्तु की
समय सारणी के अनुसार पढ़ाने में लचीलापन, छात्रों के बैठने की व्यवस्था में लचीलापन लाना। नेक्स्ट देखते हैं हम। एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है क्या प्रश्न परीक्षण विशिष्ट उद्देश्य की परीक्षा ले रहा है या मुख्य रूप से प्रश्न पत्र के बारे में क्या संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करना या प्रश्नों के प्रकार को या विश्वसनीयता या वैधता। क्या होगा? संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करना, क्योंकि किसी भी शिक्षक का प्रश्न बनाने का मुख्य उद्देश्य होता है कि वो संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करे। नेक्स्ट देखते हैं हम। विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि शिक्षार्थी को स्वतंत्र रूप से तर्कड़ा नहीं करनी चाहिए या बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं यह अप्रासंगिक है या शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्ष महत्वपूर्ण होते हैं। एक शिक्षक को हमेशा कक्षा कक्ष के अनुदेश का नेतृत्व करना चाहिए। तो क्या होगा? ऑप्शन सी, शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्ष महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि जो विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र होता है वो मानता है कि छात्र कोई भी कार्य या विषय सीखने के लिए स्वयं क्रियाकलाप करे, चिंतन करे या तर्क करे, अपने अनुभव को इस प्रकार संगठित समंजन करे ताकि वो सीखने में प्रत्यक्ष लाभ हो सके। नेक्स्ट देखते हैं। विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होते हैं? तो देखते हैं हम। बाह्य शिक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं या किसी भी कीमत पर शिक्षार्थियों को अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए या विद्यालय बाह्य परीक्षा निकायों की अपेक्षा ज़्यादा सक्षम है या आकलन बहुत किफ़ायती होना चाहिए। तो क्या होगा? ऑप्शन ए, बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम। शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। शिक्षक को सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध करना चाहिए, कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए या परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए या अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए। क्या होगा? सीखने के विविध अनुभव को उपलब्ध कराना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं तो शिक्षक को जितना भी सिखाने के तरीके के बारे में जानकारी हो उसे सभी प्रकार के अनुभव को उपलब्ध कराना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? सभी को विकास दर समान नहीं होती या विकास हमेशा रेखीय होता है या यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है या विकास की सभी प्रक्रिया अंतर संबंधित नहीं होती हैं। क्या होगा? विकास की दर समान नहीं होती है, क्योंकि विकास की प्रक्रिया जो है वो अविराम गति से निरंतर चलती रहती है। यह गति कभी तीव्र होती है तो कभी क्या मंद हो जाती है। जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें कि शरीर के कुछ भागों का क्या विकास बहुत तीव्र गति से होता है और कभी कभी क्या होता है कुछ बहुत मंद गति से होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मानव विकास के क्षेत्रों को विभाजित किया गया है, शारीरिक, सामाजिक, संवेगात्मक या समय। इसको क्या करना हमें सही, क्या होगा इसमें हमारा? ऑप्शन ए सही होगा हमारा, शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। क्यों? क्योंकि शारीरिक विकास इसमें मानव किसी भी कार्य को करने के लिए शारीरिक रूप से पहले तैयार होना चाहिए, उसके बाद उस क्षेत्र में जानकारी हो और उसे संज्ञान में लाकर उसे विचार करे कि क्या सोच समझ कर वो प्रस्तुत कर सके, जो कि समाज के विकास के लिए आवश्यकता होती है। नेक्स्ट देखते हैं हम। एक शिक्षिका पाठ्य वस्तु और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों को उसे चर्चा करती है। विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। यह किस उपागम पर आधारित है? अधिगम के शास्त्रीय अनुबंधन या पुनर्वलन के सिद्धांत या अधिगम के सक्रिय अनुबंधन या ज्ञान के निर्माण? क्या होगा? ऑप्शन डी, ज्ञान के निर्माण।
क्यों? क्योंकि ज्ञान के निर्माण को अच्छे तरीके से छात्र के मस्तिष्क में स्थापित करने के लिए उसका चित्र बनाकर उसके बारे में चर्चा करके उसको अच्छी तरह से समझाया जा सकता है। साथ ही विषय वस्तु को पूर्व ज्ञान से जोड़ा जाता है कि वो नए ज्ञान को आसानी से वो ग्रहण कर सके। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। जब बच्चे की दादी उसकी अपनी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। इसका कारण क्या होता है कि सामाजिक दुश्चिंता है या संवेगात्मक दुश्चिंता या अजनबी दुश्चिंता, ये भी हो क्या होता है जो होता है संवेगात्मक दुश्चिंता होता है। क्योंकि जब बच्चे को उसकी माँ की गोद से अलग किया जाता है तो मोहवश संवेगात्मक दुश्चिंता उत्पन्न होती है जिसके कारण बच्चा रोने लगता है। नेक्स्ट देखते हैं हम। शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य क्या है कि अपने सामाजिक मानदंड बनाना या समाज में बड़ों का सम्मान करना या सामाजिक वातावरण में अनुकूल और समायोजन करना या सामाजिक मानदंडों का अनुपालन करना। आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन करना। ठीक है, क्यों होगा? क्योंकि शिक्षा जो है सामाजिकरण की प्रक्रिया को सरल बनाती है। इसे सामाजिक आदर्शों व्यवहारों को सीखता है जो कि हम आपके उसके अनुरूप प्रयास कर सकते हैं। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहा। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।